तो ऐसे रूल को हम प्रूव कैसे करेंगे? अब ये हमने फिगर आपको बना दिया है, उधर आपको ध्यान नहीं देना है, थोड़ा क्लिष्ट है, थोड़ा 9th के बच्चे के लिए थोड़ा टफ है, बट आप इसको लिख लो और एनसीईआरटी में प्रूफ दिया हुआ है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर एक टीचर अगर आपको जेन्युइनली समझाता है तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, फिर आप एनसीईआरटी भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमको ऐसे रूल में क्या गिवन है, एक्चुअली क्या बोलता है? ऐसे रूल में ये बोलता है कि अगर दो एंगल और एक साइड अगर हमारा इक्वल हो, दो ट्रायंगल का, तो बताओ कि हाँ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, या होगा तो क्यों होगा, इसका यही मतलब है। तो हम तो यही पढ़े अभी कि अच्छा कॉन्ग्रुएंट करने के ये भी रूल है, मतलब इफ़ टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडिंग साइड्स आर इक्वल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ एंड वन इंक्लूडिंग एंगल्स ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल विल बी इक्वल, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका यही मतलब है। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट होगा ये क्यों होगा, ये प्रूफ करने वाले हैं। मतलब आपके पास गिवन क्या है, ये रूल आप प्रूफ करने जा रहे हो, मतलब आपके पास दो एंगल और एक साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल के। तो आप क्या लिखोगे गिवन में, क्या लिखोगे कि हमें एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ गिवन है, और बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन है। और आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी हाँ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सीपीसीटी वाला भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो बाद की बात है, या पहले ही बता दूं, एक सीपीसीटी भी होता है बीच में, हो सकता है पीछे छूट गया हो, तो वो मैं बता देता हूं कि जब भी आपने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया, जब आपने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया, उसके बाद ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। ये क्लियर है। जैसे सपोज कर लो यहाँ दो ट्रायंगल है, यहाँ दो ट्रायंगल है, मान लो हमें पहले से मालूम था कि ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और ये साइड इक्वल है, तो ठीक है, हमने ए एस ए पे इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब आपको हमें पूछा जा रहा है कि बताओ दिस एंगल इक्वल होगा क्या? बोलोगे यस होगा बाय सीपीसीटी। बोलेगा कि ये साइड इक्वल होगा क्या? बोलोगे यस बाय सीपीसीटी। क्यों होगा ये? व्हाट इज सीपीसीटी, है ना? ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन यहीं तक रुका हुआ है, बीच में मैं एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो छूट गया था अभी। सीपीसीटी का मतलब हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, लिख लो, थोड़ा अलग से लिख लेना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब देसी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जब दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं थे तो उसमें जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन था वो तो आपने उसको यूज़ करके आपने कॉन्ग्रुएंट कर लिया, बहुत अच्छे। लेकिन जब आपने कॉन्ग्रुएंट कर लिया, उसके बाद जो पार्ट नहीं भी इक्वल था, मतलब आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं था, और अगर आपने अब कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो इसके सारे पार्ट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल हो जाएंगे, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो। इसका यही मतलब हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल, मतलब इसका हर एक पार्ट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा, बशर्ते प्रोवाइडेड कि एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ठीक है। तो जब आप ट्रायंगल कोई भी कॉन्ग्रुएंट कर लेते हो, उसके बाद अगर आपको कोई पूछे जो नहीं भी इक्वल था उसके बारे में पूछे कि ये इक्वल करके दिखाओ, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे यस बाय सीपीसीटी। बिफोर दैट यू हैव टू डू दिस कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। तो आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो उसके बाद सीपीसीटी बिंदास लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, वो चीज़ छूट गया था इसलिए आपको बीच में बता दिया। अब आइए, दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। आई नीड योर सपोर्ट, विदाउट यू आई कांट एग्जिस्ट। यस, तो हम लोग कहाँ थे? यस, अपने पास दो एंगल इक्वल दिया हुआ है और एक साइड इक्वल दिया हुआ है, और इससे तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है, लेकिन क्योंकि हमें इसी को प्रूव करना है तो हम डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते। तो अब इसको प्रूव करना है कि हाउ इट इज़ कॉन्ग्रुएंट इफ़ टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडिंग साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास कौन कौन सा एंगल है? एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, और ये वाला बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन है। और तब बोला है कि आप प्रूफ करिए कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। तो अब इसका प्रूफ क्या होगा? प्रूफ इसके लिए 3 केसेज हैं, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। तो ये बोलोगे केस 1, ये बोलोगे केस 2,
और ये बोलोगे केस 3। केस 3 करना नहीं है, सिर्फ उसमें 2 लाइन लिख देना है बस, सिमिलरली एज केस 2, तो इसलिए घबराना नहीं है। 3 केस बनेंगे। पहला केस में क्या लिखोगे? पहला केस में लिखोगे कि भाई हमने जो दो ट्रायंगल लिया है उसमें लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू डी, यानी कि जब ये ए बी और डी इक्वल होगा। दूसरा केस में है जब ए बी बड़ा होगा डी से, ए बी इज लार्जर देन डी, ठीक है। और तीसरा केस होगा व्हेन ए बी इज लेस देन डी। 3 केसेज हैं, ए बी इक्वल टू डी, दूसरा केस है ए बी लार्जर देन डी, तीसरा केस है ए बी स्मॉलर देन डी। करेक्ट है? तो आप पहले पे आइए, जब ए बी और डी इक्वल होगा तब क्या होगा? तो बड़ा सिंपल है जी, अगर ए बी डी इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू डी हो गया और बी सी यहाँ ले लो, ये तो हमने लिया है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ये डबल टी है, ठीक है। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन ले सकते हो, ये सारा कंस्ट्रक्शन ही है, केस 1 केस 2 केस 3 में कंस्ट्रक्शन ही है, तो बाय कंस्ट्रक्शन ले सकते हो। तो ये ए बी इक्वल टू डी हो गया, चलो भाई। अब बी सी इक्वल टू ई एफ तो गिवन ही है, बी सी इक्वल टू ई एफ तो गिवन ही है, तो यहाँ ले लिया हमने बी सी इक्वल टू ई एफ, ये हो गया हमारा गिवन, ठीक है। और ये एंगल बी इक्वल टू एंगल ई तो गिवन ही था, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन है, तो यहाँ लिख देना एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये भी गिवन है। तो अब बताओ, दो साइड्स, ये साइड ये साइड, ये साइड ये साइड, और बीच का एंगल हमने ले लिया, तो क्या ये एस ए एस और एस ए एस नहीं हो गया? 2 साइड्स और बीच का एंगल इंक्लूडिंग एंगल, 2 साइड्स एंड 1 एंगल इंक्लूडिंग एंगल, तो ये एस ए एस से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया? तो आप लिख दोगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ बाय एस ए एस रूल। डन है, ये हमने पहला प्रूफ कर दिया। यहाँ से ये हमारा पहला केस हो गया, इसको आप अब भूल जाओ। डन। अब आते हैं दूसरे केस पे। इसमें केस में क्या बोला है? व्हेन ए बी इज लार्जर देन डी, मतलब ए बी जो है डी से बड़ा है, तो इसका मतलब डी ई के इतना बड़ा हमने पी बी ले लिया, एक पॉइंट ले लिया पी बी, सो दैट कि डी के इक्वल में ये पी बी हो जाए। भाई इससे बड़ा है, मान लो हमने बोला कि जी डी इतना बड़ा है, तो हो सकता है ये डी इतना बड़ा ले लिया, तभी तो ए बी बड़ा है, तो हमने ले लिया कि जी ए बी बड़ा है डी से, सो लेट 1 पॉइंट बी, ऐसे लिख लो, लेट पी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, है ना, सच दैट पी बी इक्वल्स टू डी ई। हमने जैसे ही बोला कि ए बी बड़ा है डी से, तो आप एक पॉइंट ले लो P ऑन ए बी सच दैट पी बी इक्वल टू डी ई, यानी कि ये वाला पार्ट के इक्वल है। थोड़ा छोटा करके बना लेना ढंग से, तो पी बी इक्वल टू डी ई हो गया अब की बार में। तो आप कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा भाई, ये देख लो। तो अब की बार में क्या लोगे? तुम लोगे पी बी इक्वल टू डी, चलो ठीक है। हमारे पास ट्रायंगल क्या हो गया अब की बार? ये ट्रायंगल हो गया, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। तो अब मैं इस बार कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ? पी बी सी एंड डी ई एफ। तो मैं क्या लिखूँगा? ट्रायंगल डायरेक्टली लिख लो, पी बी इक्वल टू डी, पी बी इक्वल टू डी, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन है, बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन है, तो हमने लिख लिया बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन है। तीसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, ये गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, हमने ले लिया एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, इसको ज़रा मिटा के मैं नीचे लिख लेता हूँ, 2 सेकेंड दे दो। इसकी यूज़ नहीं है, बस थर्ड केस है, छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे। तो पी बी इक्वल टू डी ले लिया, बी सी इक्वल टू ई एफ है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, ये भी गिवन है। तो आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब आप क्या लिखोगे? ट्रायंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई सी। अब आप डी ई एफ।
अब आप कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो, इसीलिए मैंने सीपीसीटी बता दिया। अब सीपीसीटी की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे ही ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी अब इसका हर एक पार्ट इसके हर एक पार्ट के इक्वल होगा। तो मैं ले सकता हूँ कौन सा, ये वाला एंगल इसके इक्वल ले सकता हूँ सीपीसीटी। जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो बताया ना सीपीसीटी, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। ठीक है, तो यही सीपीसीटी है। ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के बाद जब आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हो तो इसके सारे पार्ट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल लिख लूँ, तो क्या लिखूँगा, एंगल पीसीबी इक्वल्स टू एंगल DFE, यहाँ पे लिख लो CPCT। डन है। अच्छा जी, तो अब इस एंगल के इक्वल में हमने ले लिया ये एंगल, बहुत अच्छे है। बट दिस एंगल इक्वल्स टू पूरा एंगल C भी तो है भाई, एंगल F इक्वल टू एंगल C भी तो है, यहाँ एंगल F इक्वल टू एंगल C भी है। तो यहाँ लिख दो बट एंगल DFE इक्वल टू एंगल C भी है, गिवन है। तो इसका मतलब इन दोनों से मिला के देखोगे तो इससे क्या निकल के आता है कि PCB इक्वल टू एंगल C, एंगल PCB इक्वल टू एंगल C। ये ध्यान दे देना, एंगल PCB इक्वल टू एंगल C। ये कैसे पॉसिबल होगा, एंगल PCB ये छोटा वाला एंगल इक्वल टू एंगल C, मतलब ये बड़ा वाला एंगल C का मतलब बड़ा वाला। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट P पॉइंट A पे ओवरलैप कर रहा हो, कोइंसाइड कर रहा हो, मतलब हमारी थ्योरी रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल तभी है जब पॉइंट P कोइंसाइड करता हो A पे। कोइंसाइड मतलब दोनों सेम पॉइंट पे हो। तो क्या लिखूंगा, इसके बाद बच्चे यहाँ लिख लेना, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है तो यहाँ लिख लेना। उसके बाद यहाँ लिख लेना कि इट इज़ पॉसिबल व्हेन पॉइंट P कोइंसाइड है ना पॉइंट A, यानी कि P और A दोनों सेम पॉइंट है। तो जैसे ही इस ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट किया था इससे, और ये पॉइंट आपने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे है, इसका मतलब पूरा का पूरा ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया DEF के इन सेकेंड केस ऑल्सो। इसका ये पर्पस था कि जब आपने AB ग्रेटर देन DE लिया था उस केस में आपने इस छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया इससे, और आपने बता दिया लास्ट में कि भैया ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, तो इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया इससे। यही तो करना था मुझे, कॉन्ग्रुएंट ही तो लाना था। तो लिख दोगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। सेकेंड केस ही टफ है बस, है ना। तो ये आपका सेकेंड केस हो गया, यहाँ तक आपका सेकेंड केस है। ठीक है, जो कि हमने आपको ये बता दिया। थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा। केस 3 में कुछ नहीं करना है, लिख देना है। तीसरा केस व्हेन AB लेस देन DE, ये लिख देना है और बता देना है कि वी टेक पॉइंट M ऑन DE सच दैट ME इक्वल टू AB। ठीक है, क्या लिखोगे, यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, व्हेन केस 3 AB लेस देन DE है तो वहाँ पे लिख लेना टेक अ पॉइंट M ऑन DE, क्योंकि यहाँ तो AB से छोटा है DE, तो AB से बड़ा है DE। देखो वहाँ DE बड़ा है AB, मतलब AB छोटा है DE से, तो AB इतना बड़ा ये ले लिया हमने, ये कहने का पर्पस है। तो टेक अ पॉइंट M ऑन DE सच दैट ME इक्वल टू AB, ये लिख देना और बोलना कि बाई फॉलोइंग ऑल दीज स्टेप्स इन केस 2, बाई डूइंग ऑल स्टेप्स इन केस 2 we will prove case 3 also,
वी विल प्रूव केस 3 ऑल्सो। हो गया, डन। तीसरा करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम केस है, इसमें ये छोटा था और सॉरी ये बड़ा था ए बी, यहाँ ए बी छोटा है, वैसा ही पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है, वैसे ही इक्वल होगा और सेम आ जाएगा। तो आपको बस इतना लाइन लिख देना है, 2 लाइन, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, वो आप देख लेना। दैट्स इट, आप एएसए के मास्टर हो गए। तो आपने कॉन्ग्रुएंसी सीख लिया, उसके डेफिनेशन, मीनिंग, सिंबल्स, उसके सारे फॉर्मूले, उसके कन्वर्स एंड प्लस थ्योरम का प्रूफ एंड सीपीसीटी सब कुछ सीख लिया। अब हम इससे आगे चलते हैं, कुछ और थ्योरम्स हैं वो करेंगे, लास्ट में इनइक्वालिटी करेंगे, ट्रायंगल चैप्टर खत्म, यू विल बी मास्टर।